प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम एमपीपीएससी का जो यूनिट नंबर 10 है उसकी जो है लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। कल हमने जो देखा था वो किसके बारे में देखा था? कल हमने जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखा था। इसका गठन कब हुआ था, किस उद्देश्य से किया गया था, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी संरचना क्या होती है, इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे और इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, इसका वर्तमान में क्या महत्व है, और कुछ आवश्यक सुझाव हमने देखा था। ये कल के लेक्चर में हमने देखा था। आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहे हैं, और स्पेशली किसके संदर्भ में? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, तो हम देखते हैं आज हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो इस टॉपिक से क्या क्या होंगे कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है, कितने अध्यक्ष सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये क्या काम करते हैं, किस उद्देश्य से ये गठित किया गया है, वर्तमान में इनका क्या महत्व है, क्या अभी तक इन्होंने जो है कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मानवाधिकारों के संरक्षण में, उनके विकास में, उनके संवर्धन में। तो इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कैसे हुआ। तो हम आपको बता दें, जो हमारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, कौन सा? मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय शब्द जोड़ देते हैं हम, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1993 के तहत, है ना, किसके तहत किया गया है? तो पहली चीज ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत। कब किया गया भैया? तो आप बताओगे कि मध्य प्रदेश में इसका गठन जो किया गया है वो कब किया गया है? 13 सितंबर 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप देखोगे कि इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया है। ठीक है, कहां पर है? भोपाल में बनाया गया है। फिर भाई इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप देखोगे कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र N.K. जैन, नरेंद्र कुमार जैन। ये ध्यान रखिएगा, जो है जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये पूर्व में क्या सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और वहां के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम चर्चा करते हैं कि भाई किस उद्देश्यों को लेकर गठित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कल हमने जो चर्चा किए थे कि भाई हमारे जो मानव अधिकार है, तो हमारे जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, संरक्षण, विकास व किसके लिए? संवर्धन के लिए, कि भाई इनका क्या करना है? संवर्धन भी करना है, विकास भी करना है, और अधिक मानवों को कितना जो है क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके उनके अधिकारों को, इसके लिए। अब हम क्या होते हैं? तो हमने आपको बताया था क्या है मानव अधिकार? मानव अधिकार वे हैं जो नागरिक को या व्यक्ति को, ठीक है, मैं यहाँ पे व्यक्ति शब्द इस्तेमाल करता हूं, व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं? जन्म से प्राप्त होते हैं, जन्म से प्राप्त होते हैं। और व्यक्ति जो है
मौलिक मानवाधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने किसका विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, और समाज में किस प्रकार का गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। यही हमारे मानवाधिकार है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखिएगा, जो हमारे मौलिक अधिकार है, ये देखिए, अगर हमारी ये फंडामेंटल राइट्स है तो ये हमारे क्या है, ह्यूमन राइट्स है। अर्थात ह्यूमन राइट्स जो है एक बड़ी संकल्पना है, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो है स्वच्छ पेयजल का अधिकार, ठीक है। फिर हम कहीं पे घूम फिर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हम वायु जो है वो कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये जो है हमारे सब क्या है, हमारे मानवाधिकार है, ठीक है, जिससे हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, समाज में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने कल चर्चा कर लिया था, आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इसकी संरचना कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, अर्थात यहां पर जो है त्रिसदस्यीय। तो अभी हमने बताया कि अध्यक्ष कौन है, एन के जैन है, और आप देखोगे कि 2 सदस्य हैं, एक इसमें हमारा कैसे हैं, न्यायिक सदस्य हैं, और दूसरे वो सदस्य हैं जिनको मानवाधिकार का ज्ञान है, ठीक है, मानवाधिकार का अनुभव जिनको है, तो उनको जो है इसके सदस्य, जैसे अभी अगर हम बात कर ले, चूंकि पीएससी है, इसमें पूछा जा सकता है, तो अभी जैसे मनोहर ममतानी, ठीक है, मनोहर ममतानी, ठीक है, शायद अभी यही है, और एक मेंबर, और दूसरे मेंबर है सरबजीत सिंह। कौन है, सरबजीत सिंह। तो ये 2 मेंबर हैं हमारे अभी मानवाधिकार आयोग के। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे जो मानवाधिकार आयोग है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो चलिए, जब हम इनके नियुक्ति की बात करते हैं, तो इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल, ठीक है, कौन करता है, राज्यपाल। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, यहां से आप देखिए, जब हम अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की बात करते हैं, अध्यक्ष प्लस सदस्य की नियुक्ति की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो है इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो क्या राज्यपाल, प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से जो है इनकी नियुक्ति करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। यहां पर ध्यान दीजिए, राज्यपाल जो करता है, इसके लिए क्या होती है, एक चयन समिति होती है, और इस चयन समिति की सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर। अब प्रश्न ये उठता है कि इस चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं। साथियों, इससे पहले जो है प्रीवियस ईयर में यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष कौन होता है, हमारे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो सदस्य होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो विधान सभा अध्यक्ष स्पीकर होता है, इसके अलावा विधान सभा में कौन होता है, जो विपक्ष नेता होता है, ठीक है, ये होते हैं। तीसरे इसमें हमारे जो कौन होते हैं, गृह मंत्री, हमारे राज्य के गृह मंत्री इसके अध्यक्ष, इसके मेंबर होते। इसके अलावा देखिए, अब चूंकि मध्य प्रदेश में अब यहां पर जो है विधान परिषद
के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष का नेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो चूंकि मध्य प्रदेश में क्या है, विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए ये लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कौन शामिल होता है या कौन शामिल नहीं होता, तो यहाँ विधान परिषद के सभापति भी शामिल होते हैं और विधान परिषद के विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। तो ये 6 लोगों की एक कमेटी होती है। अब यहाँ पर ये 2 लोग हो भी सकते हैं। तो एमपी के संदर्भ में हम बात करें तो इसमें हम 6 या 4 कर सकते हैं। 4 क्यों? क्योंकि जहां पर विधान परिषद नहीं होगी वहां पर ये लोग नहीं होंगे, ये 4 लोगों के माध्यम से होगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो वहां की चयन समिति में लोकसभा का सभापति नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। क्या इस चयन समिति और कोई की सिफारिश मानती है? क्या राज्यपाल किसी और की सलाह मानता है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल जो है किसका परामर्श भी लेता है? तो हमारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी क्या लेते हैं? परामर्श लेते हैं। उसके बाद ही इन अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आपको सारे प्रश्न जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब बात उठती है कि इनको शपथ, तो शपथ भी भाई कौन दिलवाएगा? राज्यपाल ही इनको शपथ दिलवाएगा। ठीक है, अब यहां पर उठती है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कल हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पढ़ा है, सेम यहां पर भी वैसे ही होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो वो होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये जो सदस्य है या अध्यक्ष है ये पुनर्नियुक्त हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। यहां पर देखिए, नरेंद्र कुमार जैन जी सिक्किम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी कहां के हैं? मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। अब पुनर्नियुक्ति, तो देखिए पुनर्नियुक्ति तो क्या है? पात्र है, मतलब पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इनको हटाना, ये अगर स्वेच्छा से क्या करना चाहते हैं? त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो ये अपना त्याग पत्र देंगे किसको? राज्यपाल को। अब ये प्रश्न ये उठता है कि अगर इनको कोई इनमें से कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपने नियमानुसार जो है कार्य नहीं करता, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में जो प्रावधान है उनके अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे? या पागल हो गए हो, दिवालिया हो गए हो, इनको हटाना हो, तो कैसे हटाया जाएगा? तो यहां पर हटाने की प्रोसेस कौन हटाएगा? प्रश्न ये भी बनता है, और हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसी कंडीशन में अगर इनको हटाना होगा तो कौन हटाएगा? भारत का जो राष्ट्रपति है वो इनको हटाएगा, ना कि राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या चीफ जस्टिस किसी की भी अध्यक्षता में एक समिति, जांच समिति होगी, और वो जांच समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या ये व्यक्ति जो है इसने जो है हमारे मानवाधिकारों के विरुद्ध कार्य किया है
या जो इनका दायित्व है उसका निर्वहन नहीं किया है, या ये पागल दिवालिया हो गए हैं, अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया है, तो ऐसी कंडीशन में एक जांच समिति होगी और उस जांच समिति की सिफारिश पर ही जब वो जांच करेगी और माना जाएगा कि अध्यक्ष या सदस्य दोषी है, तब राष्ट्रपति इनको हटाएगा, वैसे ही नहीं हटाएगा। ठीक है, इस चीज की थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की एक जांच समिति होगी, है ना, मैं आपको बता देता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट की एक क्या होगी, जांच समिति होगी। तो इस जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ही वो जांच करेगी कि वाकई में जो है सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये। अब एक प्रश्न ये उठता है, हमको पूछा भी जाता है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं इनके लिए या सदस्यों के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जब हम सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि वह व्यक्ति जो क्या है, किसी न्यायालय में अध्यक्ष जो होगा किसी पदस्थ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कौन होगा, चलिए 1 मिनट में कुछ इनके प्रीवियस ईयर के जो है वो देख लेता हूं प्रश्न कुछ। ठीक है, तो यहां पर जो है ध्यान रखिएगा कि हमारे जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या कोई अन्य जस्टिस, जो भी सीनियर जस्टिस होगा, ठीक है, वो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, पहले केवल ये प्रावधान था कि हमारे हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही इसका अध्यक्ष होगा, लेकिन अभी इसमें संशोधन हुआ है, कार्यकाल में भी संशोधन हो गया है और इनकी नियुक्ति में भी संशोधन। पहले पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे, अब ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो जो हमारी योग्यता की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इनकी योग्यता की बात करें तो यहां पर योग्यता में हाई कोर्ट का क्या, रिटायर्ड हाई कोर्ट का क्या है, सेवा निवृत्त, क्या, चीफ जस्टिस या जस्टिस। ठीक है, ये पदस्थ जस्टिस भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में पदस्थ है वो भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे सदस्यों की बात करें तो एक वो व्यक्ति होगा जो न्यायिक सदस्य होगा, जिसने कम से कम जो है हाई कोर्ट में जो है अपनी कुछ सेवाएं दी होंगी, कम से कम 7 वर्ष तक जो है उसने जो है एक न्यायिक सेवा दी होगी। ऐसे व्यक्ति को जो है इसका सदस्य बनाया जाएगा। और एक वो व्यक्ति होगा जिसको मानव अधिकार से संबंधित ज्ञान होगा, सर्वज्ञता होगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्या किया जाता है, अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो हमने यहां पर बता दी है आपको। तो साथियों, मध्य प्रदेश चलिए 2 मिनट हम रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो आप बताओगे 13 सितंबर 1995 को हुआ। मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताओगे कहां पर है, भोपाल में है। किस अधिनियम के तहत हुआ, तो आप बताओगे राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत हुआ। ठीक है, फिर इसके प्रथम शायद जस्टिस धर्माधिकारी प्रथम इसके अध्यक्ष रहे हैं। अब देख लीजिएगा, अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अभी ये पढ़ रहे हैं, बाद में सभी आयोग के पहले से लेके लास्ट तक, वर्तमान तक जो भी है सभी अध्यक्ष के हम पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, राज्य हो, महिला आयोग हो या फिर अन्य हो। ठीक है, तो 93 के तहत। इसके अलावा फिर
इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. जैन। ठीक है, अब ये बताइए नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताओगे राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पर? चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति की सिफारिश में कौन होता है? सीएम होता है। विधानसभा में अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा विपक्ष का नेता होता है, फिर राज्य विधान परिषद का सभापति होता है और विपक्ष का। इसके अलावा गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा किसकी सिफारिश? सलाहकारी सिफारिश किसकी होती है? परामर्श किससे लेते हैं? तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उससे परामर्श लेते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? तो आप बताओगे 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले। क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? तो आप बताओगे बिल्कुल होते हैं। अगर त्याग पत्र की बात आएगी तो किसको देते हैं? तो आप बताओगे कि राज्यपाल को देते हैं। इसके अलावा जो है इनको हटाना है तो कौन हटा सकता है? तो यहां पर कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति इनको हटाता है। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तो सुप्रीम कोर्ट की निर्देश पर एक जांच समिति होगी, वो जांच समिति जांच करेगी उसके आधार पर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा फिर जो है इसमें कितने अध्यक्ष कितने सदस्य? तो एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य में एक न्यायिक सदस्य होता है और एक गैर न्यायिक, अर्थात जिनको मानवाधिकार का जो है नॉलेज हो। ऐसे चलिए आगे हम बात करते हैं कि भाई पदावधि भी होगी। अब ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो स्वाभाविक बात है कि ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे? अपने जो है राज्यपाल के माध्यम से जो है सदन में रखवाया जाएगा इसको, है ना, राज्य सरकार को। अच्छा, इसका मुख्यालय कहीं पे भी कौन स्थापित करेगा? तो जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर ही भोपाल या कहीं पे भी बनाया जा सकता है। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा कि मानवाधिकार रिपोर्ट, राज्य में मानवाधिकार रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला प्रथम जिला कौन था? तो वहां पर प्रश्न पूछा जाता है तो हम नाम लेते हैं किसका? राजगढ़ का। ये राजगढ़ प्रथम जिला है जिसने मानवाधिकार से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो रिपोर्ट कहां पे? सदन में जो है केंद्र सरकार के माध्यम से सदन में रखवाई जाती है। ठीक है, अब भाई प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसके कार्य क्या है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे कल ही हमने बताया था कि ये जो है किसका? मानव अधिकारों का क्या है? प्रहरी है। ठीक है, क्या है? प्रहरी है। ठीक है, संरक्षक है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि मानवाधिकार से संबंधित ये कार्य करेगा। इसके अलावा और क्या कार्य करेगा? तो आप बताओगे कि इसके जो कार्य है कि मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित, अगर कहीं पे क्या हो रहे हैं, हमारे जो ह्यूमन राइट्स है इनका क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी क्या करेगा? ये उल्लंघन की क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक है, इसके अलावा मानवाधिकार जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स के विषय पर क्या करता है? समीक्षा करता है, और समीक्षा करने के बाद जो है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, और ये रिपोर्ट हमारी राज्य की सरकार को देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसमें जो है ह्यूमन राइट्स से संबंधित अगर कोई अनुसंधान कार्य होंगे, और ये अनुसंधान ये कि मानव अधिकार को और कितना अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाने के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। ठीक है, क्या हमको और अधिक सुविधाएं व अधिकार की जरूरत है, तो ये सारी चीजों पर ये क्या करता है? अनुसंधान करता है। ठीक है, और आवश्यक क्या करता है? आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करता है। किसको? सरकार को। तो इस तरीके से मानवाधिकार के विकास से संबंधित आवश्यक सुझाव है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण इसके क्या है? कार्य है। ठीक है, कई इसके महत्वपूर्ण कार्य है। साथ में ही इसको एक और जिम्मेदारी है कि भाई आपके मानवाधिकार कौन कौन से हैं, इसका क्या करता है? ये प्रचार
प्रचार करना भी इसकी जिम्मेदारी है। तभी तो लोगों को पता होगा कि भाई हमारे अधिकार क्या है, किस तरीके से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, किस तरीके से हम समाज में अपने सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो इनका भी क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई हमारे जेल है, चाहे वो, ठीक है, कोई हमारे जो है अन्य ऐसे स्थल है जहां पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसे कार्य है, ठीक है, उनसे संबंधित ये जो है रिपोर्ट की जांच भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कई महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं? तो नहीं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, और वो सीमाएं क्या है? एक तो वार्षिक अर्थात ये है कि 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले, ठीक है, देखिए 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले हैं तो पुराने मामले की जांच नहीं, अर्थात ये इसके दायरे में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष से अधिक का अधिक मामला हो गया है तो वो मानवाधिकार उसकी जांच नहीं करेगा, इसकी सीमा है। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर कुछ चीजें की गई है कि भाई राज्य आयोग ऐसे किसी मामले की सुनवाई नहीं करेगा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने, अगर कोई मामला है जो कहां चल रहा है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंतर्गत विचाराधीन है, उसकी ये क्या नहीं करेगा, उसकी जांच नहीं करेगा। ठीक है, कोई ऐसा मामला है जो किसी न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो उसकी भी ये जांच नहीं करेगा। ठीक है, जैसे जो है एनआरसी द्वारा, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा भेजे गए मामले की सुनवाई करेगा। ठीक है, कई बार क्या होगा कि इसको एक चीज और ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मामला है जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये क्या काम करेगा, अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई मामला पहुंचाता है तो उसकी ये जांच कर सकेगा, ये इसको अधिकार प्राप्त है। अब भाई इसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, तो इसको प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, तो प्रभावी हेतु सुझाव। ठीक है, तो सुझाव की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो हम ये काम करें कि इसकी चयन समिति में सुधार करें। ठीक है, चयन समिति में सुधार करें। क्यों सुधार करें भाई? अभी हम देख रहे हैं कि इसमें सारे की सारे जो चयन समिति में राजनीतिक व्यक्ति थे, अगर हम इसमें कुछ गैर राजनीतिक व्यक्ति को भी शामिल करें, जैसे जो हमारे यहाँ अच्छे सोशल वर्कर है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कैलाश सत्यार्थी जैसे व्यक्ति है, ठीक है, तो ऐसे लोग जो एनजीओ कार्यकर्ता के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी चयन समिति में क्या किया जाए, शामिल किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये अधिक प्रभावी बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि भाई इसकी समय सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाए, समय सीमा पर। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है, जैसे अब पता चला कि भाई कल मेरे साथ मानवाधिकार का हनन हुआ था, लेकिन मेरा किसी तरीके से मुझे प्रेशराइज कर रहा है कोई व्यक्ति, और मैं 1 साल तक उसको वो नहीं कर पाया, और बाद में अगर शिकायत करता हूं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तो समय सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरी चीज है कि भाई इसको हमको और अधिक, चूंकि आज जो है प्रभावी बनाने के लिए क्या है, जो सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया का, इंटरनेट का सहारा लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि भाई अगर शिकायत कोई करता है तो हमको कुछ अत्याधुनिक जो है अब इसमें बदलाव करने की जरूरत है। जैसे आप देख रहे होंगे भाई, जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के रूप में इसको तब्दील किया जाए कि कोई व्यक्ति जो है मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से क्या कर सके, शिकायत कर सके। ठीक है,
उस पर प्रभावी कार्रवाई हो। ठीक है, तो ये जो है हमको क्या लेना चाहिए, सोशल मीडिया का सहारा। ठीक है, सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए इसके प्रचार प्रसार में। साथ में ही हमको इंटरनेट, ठीक है, जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो ये चीजें हमको, चूंकि डिजिटल युग का जमाना है आप, और क्या करना चाहिए, और हमको ये प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को मानवाधिकार के बारे में जो है क्या होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हम शिकायत कहां करें, कैसे करें, उस पर आवश्यक, तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, अब जो हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन है स्टेट का, उसमें सदस्य संख्या में समय अनुरूप क्या करना होगा, संख्या में वृद्धि करने की जरूरत है। सरकार को इसकी सिफारिश पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसकी सिफारिश जो होती है वो सलाहकारी होती है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। इसलिए सरकार जो है कभी कभी ज्यादा ध्यान नहीं देती, तो सरकार को क्या करना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब भाई इसका वर्तमान में महत्व क्या है, जब हम महत्व की बात करते हैं तो हमको समाचार पत्रों में हम देखते हैं, सोशल मीडिया में हम देखते हैं, न्यूज चैनल पर हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कहीं किसी जेल में हो, ठीक है, कहीं किसी कारखाना में हो, कहीं ऐसे स्थानों पर हो जहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, तो वहां पर हमारा जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उसकी जांच करता है। कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से ही ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्शन ले लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है कि निश्चित रूप से राज्य मानवाधिकार आयोग का बहुत ज्यादा वर्तमान में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो साथियों ये हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग था। यहां से ध्यान रखिएगा, काफी कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और जो है काफी कुछ प्रश्न यहां से पूछे भी गए हैं, तो जहां कंफ्यूजन होता है मैंने आपको बता दिया है। साथियों, अगर आपको ये क्लास काफी उपयोगी लग रही है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको शेयर भी कर सकते हो, और अपना जो है शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।